हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ सीवी शर्मा जी हैं और उनकी मैं तारीफ़ क्या ही करूं। मैं चाहूँगा शर्मा जी अपने आप को खुद ही इंट्रोड्यूस करें और आज हम बात करेंगे उनके एक लेमैन के फंडिंग से रिलेटेड, बिज़नेस फंडिंग से रिलेटेड, स्टार्टअप फंडिंग से रिलेटेड या फिर वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड या एक्सपेंसेस से रिलेटेड किस-किस तरह के क्या डाउट्स होते हैं। तो शर्मा जी एक लेमैन की तरह, एक बिज़नेसमैन की तरह उन सवालों को पूछेंगे और मैं उनके आंसर दूँगा। पहले शर्मा जी आप अपने बारे में थोड़ा समझाइए। थैंक यू मनोज जी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मेकर्स एंटरप्राइजेस और हम मनोज जी के साथ में जो है अभी एसोसिएट हुए हैं और इनका जो कॉन्सेप्ट है हमें बहुत अच्छा लगा कि एंड टू एंड जो है लोन, सिर्फ लोन नहीं बल्कि फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं ये। और ये चीज़ कॉन्सेप्ट आज की डेट में इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं एनसीआर के अंदर में, लेकिन कहीं भी इस चीज़ की बात नहीं होती है। लोग ये बात करते हैं कि लोन दे दिया, बस लोन के डिसबर्समेंट हो गई, दैट इज देयर ओनरशिप। लेकिन जो मनोज जी से बात हुई वो क्लियरली हुई कि भाई एंड टू एंड सर्विसेज फाइनेंस की प्रोवाइड करेंगे। लोन की किस लिए चाहिए और क्या उसकी यूसेज होगी टिल द एंड ऑफ द लोन रीपेमेंट तक का जो है जर्नी को इंश्योर करने की बात हुई। ये मुझे बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट लगा। इवन लोन होने के बाद ही, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप, राइट। सिर्फ एक ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप नहीं है हमारा, ट्रांजेक्शन से बियॉन्ड है। जो ये कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल यूनिक है और इसके अंदर में जो हमारा एक मीडियम स्केल एमएसएमई जो है या स्टार्टअप है उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, मैं समझता हूँ। क्योंकि उनके अंदर में अगर हम 5 करोड़ की बात करें या 10 करोड़ की बात करें उनके टर्नओवर की, तो दे डोंट हैव द कैपेसिटी कि वो लोग जो है सीएफओ को रख सकें या क्वालिफाइड सीए को एंगेज कर सकें। उनके साथ में क्या होता है कि ग्रुप सीए होते हैं उनके, वो उनको भी सर्विसेज दे रहे होते हैं, दूसरों को भी सर्विस दे रहे होते हैं, तो डेडिकेटेड सर्विसेज नहीं आती है। तो लोन तो मिल जाता है, लेकिन लोन की यूसेज कैसे करनी है, उसको वैल्यू एडिशन कैसे करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, क्योंकि अल्टीमेटली लोन क्यों ले रहा है, ग्रो करने के लिए ले रहा है। और अगर वो ग्रो करने के लिए लोन ले रहा है और वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हुआ तो वो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आएगी कि वो लोन को रीपे नहीं कर पाएगा। सर एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। हम लोग जो है लोन को लोन की तरह नहीं दिलाते, हम बैंक की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं आपके बिजनेस में, सो दैट आप लोन को लोन के बर्डन की तरह ना लेकर उस इन्वेस्टमेंट की तरह उसको लें और आप अपने बिजनेस को लगातार आगे बढ़ाएं। और हम लगातार आपके साथ जुड़े रहते हैं, जैसा सर ने बताया। दूसरा जो सबसे एकदम बिल्कुल फोकस्ड मेरे को लगा कि भी बिल्कुल डिफरेंट है, वो है कैपेक्स एंड ओपेक्स। ये अपने आप में देखने में बहुत छोटे से वर्ड्स हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत यूजफुल है। कैपेक्स हमारे को प्लांट एंड मशीनरी की परचेज की, जहां कैपिटल की हम लोग जो है प्रोक्यूरमेंट की बात करते हैं, कैपिटल की इंक्लूड करने की बात करते हैं, कैपिटल एसेट्स की बात करते हैं, और ओपेक्स मतलब ऑपरेशंस की बात। नॉर्मली हम जो भी बिजनेस प्रपोजल्स होते हैं उसके अंदर में प्रपोजल बन तो जाते हैं, फंड मिल जाता है, लेकिन जब हम ओपेक्स और कैपेक्स दोनों को कोरिलेशन नहीं करते, इंटीग्रेशन नहीं करते, तब तक वो चीज हमारी वैल्यू एडिशन जनरेट नहीं होती है। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे बराड़ साहब का जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। और इनके ऑर्गेनाइजेशन जो दिल्ली वेल्थ ग्रुप के उसमें आती है बैनर में, ये एक यूनिक सर्विसेज जो है दे रही है। तो आने वाले टाइम के अंदर में मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग जो है सीएस को या जो हमारे एमएसएमई के हैं या जो और एसोसिएशंस हैं हमारे एनसीआर के अंदर में, कम से कम इफ आई रिकलेक्ट देयर आर 70+ एसोसिएशंस वर्किंग फॉर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस इन एनसीआर। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को जो है उनको समझा पाए तो शायद ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से अप्रोचेबल रहेगा। और मैं बराड़ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि भी सूनर और लेटर धीरे धीरे करके इस कॉन्सेप्ट को वहां तक पूरे जितनी एसोसिएशंस हैं सबके साथ में फ्लैश आउट किया जाए, सबको सोशल मीडिया के थ्रू या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू किसी भी तरह से इसको पहुंचाया जाए, क्योंकि ये एक वैक्यूम है जो कि लोगों तक कभी पहुंचा ही नहीं है। सर डेफिनेटली वैक्यूम है। मैं थोड़ा सा सर हम थोड़ा बात को डाइवर्ट करके, आप मेरी तारीफ में ज़्यादा बातें कह गए, मैं चाहता हूँ आप जो है अपने बारे में भी थोड़ा सा बताएं, अपना बैकग्राउंड बताएं, ताकि हमारा जो एसोसिएशन है
और वो एक ज़्यादा आगे बढ़ सकें। जैसे आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हम लोग मिलके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो जब भी हम आपसे कोई अप्रोच करेगा तो उनको ये पता होना चाहिए कि भी शर्मा जी का जो है पूरा बैकग्राउंड क्या है, कि वो कितना, जैसे एज एज डेफिनेटली आप एज तो एक मैटर करता ही है, बट एक्सपीरियंस उसके साथ साथ क्या आपने किया है, तो ताकि लोगों को मिले तो आपसे एक लेवल सेटिस्फेक्शन उनको। थैंक यू बराड़ साहब। जो चीज़ मैं बताना, जो थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट पे ही रहना चाहता था, लेकिन जब आप साहब बोल रहे हैं कि भाई उस चीज़ पे भी जाइए डिटेल में, तो आई स्टार्टेड माय कैरियर फ्रॉम 1981 और 81 से लेकर के टिल 2021 तक मैं एक्टिवली डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट्स प्लस इंडस्ट्रीज के अंदर में मैंने एज ए हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करके मैंने काम किया और डिफरेंट वर्टिकल्स के अंदर में हमारा रहा। तो इसमें सिर्फ इंडियन इंडस्ट्री नहीं रही, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली काम करने। अभी जो 2021 से लेकर मेरा कैरियर है वो कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैं एडवाइजर हूँ। उनके बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। उसके साथ साथ मेरा सोशल सेटअप है, जिसमें कि एक नोएडा मैनेजमेंट एसोसिएशन है, जिससे मैं 2006 से लेके टिल डेट में अटैच्ड हूँ इन डिफरेंट कैपेसिटी। एट प्रेजेंट आई एम जनरल सेक्रेटरी ऑफ नोएडा मैनेजमेंट एसोसिएशन। नोएडा मैनेजमेंट एसोसिएशन is affiliated to All India Management Association. All India Management Association की 65 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, लोकल मैनेजमेंट एसोसिएशंस हैं। तो बहुत बड़ा रीच है हमारा, जिसमें कि हम लोग जो इट इज अ प्रोफेशनल बॉडी एंड वी गिव ओनली मेंबरशिप टू द प्रोफेशनल्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो जो मेरा जुड़ने का मकसद था वो एक पैसिव इनकम की या एक्टिव इनकम की तरह से नहीं था। मेरा ये था कि भाई सोसाइटी को किस तरीके से हम लोग जो है फायदा पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा एमएसएमई की जो नोएडा मैनेजमेंट चैप्टर है उसका भी मैं मेंबर हूं और हमारे जो नोएडा मैनेजमेंट एसोसिएशन और डिफरेंट एसोसिएशंस नोएडा के अंदर में है, वो लोग आपस में मिलके सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिसमें कि चार्टर अकाउंटेंट का जो नोएडा चैप्टर है वो भी सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है, जो कंपनी सेक्रेटरीज का नोएडा चैप्टर है वो भी सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है, और जो कॉस्ट अकाउंटेंट का नोएडा चैप्टर है वो भी ऑर्गेनाइज करता है। जो ऑफिस हमने वहां नोएडा के अंदर बनाया उसका मकसद सिर्फ ये था कि आने वाले टाइम में जो ग्रोथ हमारी है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरफ में ज्यादा रहनी, तो उसमें बराड़ साहब का बहुत अच्छा रोल रहेगा। अगर हम लोग दोनों लोग मिलकर के, दोनों एसोसिएशन या दोनों ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन और बराड़ साहब की दिल्ली वेल्थ ग्रुप मिलकर के अगर काम करते हैं तो शायद हो सकता है कि नॉट इवन नोएडा ग्रेटर नोएडा बल्कि एनसीआर के अंदर में भी हम लोग बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन का एक एक्टिविटी जो कि बहुत यूनिक है इनकी, उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। इसलिए मैं इनके साथ में जुड़ा। थैंक यू सर। एक्चुअली हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम आपके साथ मिलकर थोड़ा आगे बढ़ सकें। हम जैसा भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं आपके एक्सपीरियंस से साथ में रखते हुए अगर हम कुछ वैल्यू एडिशन कर पाए तो हमारा सौभाग्य होगा ये। एक चीज जो 2021 के बाद में से अब तक मैं बीच में 2-3 बार मैं डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ में जुड़ा, जिसमें कि IIM करके लखनऊ चैप्टर का नोएडा कैंपस है, उसके साथ जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं वहां पर मेरे को ये चीज जानकारी मिली कि स्टार्टअप उनके पास में कम से कम मोर देन 65 स्टार्टअप्स हैं जिनका एक इंक्यूबेशन सेंटर है। उन्होंने वहां पे स्टार्टअप्स को वो दे रखा है एंड टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज यूनिवर्सिटीज के साथ में एक मैंडेटरी क्लॉज है कि उनको स्टार्टअप को भी इंक्यूबेशन सेंटर बनाना है और इंक्यूबेशन सेंटर खोलना है, जिसमें नए बच्चे जो भी कुछ करके निकल रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट है किसी ने कोई रिसर्च करी है, कुछ भी करी है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनको किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते, फाइनेंस बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये रहती है कि स्टार्टअप में कई तरह की फंडिंग होती है। पहले लोगों को ये समझना जरूरी है। स्टार्टअप में एक तो फंडिंग होती है इक्विटी फाइनेंस, दूसरी फंडिंग होती है सर वेंचर कैपिटलिस्ट। राइट। कई सारे लोग जो है, जैसे आपने शार्क टैंक वगैरह देखते हैं, वो वेंचर कैपिटलिस्ट बेसिकली होते हैं। उसके साथ साथ एक दो तरह की और फंडिंग होती है, जिसमें से हम जो मेनली देखते हैं डेट फंडिंग थ्रू बैंकिंग चैनल। तो हम पर्टिकुलरली एक तरह की फंडिंग पे काम करते हैं, एक तरह के फंड्स को अरेंज करने के लिए स्टार्टअप। तो यहाँ क्या होता है कि
फाइनेंस तो हम किसी को भी कर सकते हैं एज लॉन्ग एज दैट पर्सन इज डूइंग लीगल वर्क, जो भी हमारे इंडिया के लॉ ऑफ द लैंड में के अंदर फिट होता है, उस काम में अगर वो इन्वॉल्व है हम लोग उसको फंडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत। बट क्योंकि हम डेट फंडिंग में डील करते हैं थ्रू बैंकिंग चैनल करते हैं, उसके पैरामीटर्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। स्टार्टअप में मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि जैसे कोई वेंचर कैपिटलिस्ट है या जो है सब्सिडी, या उनको जो सब्सिडी मिलती है या उनको ये एड मिलती है, उसमें सब में बहुत टाइम लग जाता है। मैंने स्टार्टअप के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को डाई आउट होते देखा है, वो सिर्फ फाइनेंस की वजह से डाई आउट हो जाती है, क्योंकि उनको कोई भी बैंक्स इस तरह से जैसे आप बता रहे हैं डेट वाली फैसिलिटी का, उनको नॉलेज ही नहीं, उनको अप्रोच ही नहीं, उनको डर लगता है। सर एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत सारी है ना, आपको कंसेप्ट आपके पास बहुत अच्छा है पैसे नहीं डालने के लिए। जब भी बैंकिंग चैनल से फाइनेंस होगी, डेट फाइनेंसिंग होगी, तो उसके सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी। वो प्राइवेट फाइनेंसर या वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह तो फंडिंग होगी नहीं, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग है, बैंक का पैसा है, तो बैंक का पैसा पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी के कस्टोडियन होते हैं बैंक्स, तो ऐसे ही किसी को पैसा नहीं दे सकते। कंसिडरिंग कि आज की डेट में आप गूगल कर लीजिए, मोर देन 95% स्टार्टअप जो है ना पहले 3 साल में खत्म हो जाता है। इतना ज्यादा फेलियर रेशियो है, तो बैंक्स फंडिंग करने में दिक्कत करेगा। तो आपके पास कुछ सर्टन पैरामीटर्स आपके पास होने चाहिए, जैसे क्या, कुछ कैपिटल होनी चाहिए, कुछ मतलब कितनी, मिनिमम 25%। ओके, आपके जो भी स्टार्टअप आप करना चाह रहे हैं उसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% आपके पास होना चाहिए। फिर चलो 25% आपकी कैपिटल लग गई, फिर बैंक ये कहता है कि भाई जो मैं पैसा दे रहा हूँ 75%, उसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी भी दो। हालांकि देयर आर सर्टेन कैटेगरीज जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैरामीटर्स बना दिए हैं कि भी इन सर्टेन कैटेगरीज के लिए, जैसे कोई एक यूनिक ऐसा काम हो रहा है, जैसे जिसकी वजह से कोई, मान लीजिए कोई ऐसा बम बनाया जाए जिससे पाकिस्तान एक बम में ही खत्म हो जाए, कल को ऐसी स्थिति बने, या कोई टेक्नोलॉजी में ऐसा कोई ऐसा रॉकेट बना दिया जाए जो टेक्नोलॉजी में हमारे को एज दे दे, अमेरिका से भी आगे निकल जाए, चाइना से आगे निकल जाए, जापान से आगे निकल जाए। कुछ ऐसी रिसर्च के साथ अगर कोई स्टार्टअप्स आते हैं तो उनको कोलेटरल फ्री फंडिंग अवेलेबल है थ्रू बैंकिंग चैनल ऑल्सो। ओके, बट अगर आप बातें करेंगे जी मेरे जूते बनाने हैं, मुझे कपड़े की फैक्ट्री खोलनी है, हर तीसरा आदमी बना रहा है जी, ठीक है, Right. वहां कोलेटरल फ्री फंडिंग नहीं होगी। जब कोलेटरल फ्री, जब हम स्टार्टअप फंडिंग के लिए आते हैं तो एक तो मार्जिन मनी, यानी कि जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसके अगेंस्ट में 20-25% अपना लगाएगा आदमी, और जो बैंक का पैसा मिल रहा है उसके बैंक के पैसे की कुछ न कुछ सिक्योरिटी। इट्स नॉट लाइक 100% मिल जाए, 50, 60, 70 जो मिल सकता है। बैंक को भी ये रहेगा कि यार आदमी का एक तरफ से इस वजह से इंटरेस्ट हो गया कि भी उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, दूसरा उसने कुछ सिक्योरिटी रख दी। तो अगर कल को स्टार्टअप में, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है और हर कोई उतना मेहनती नहीं होता, आइडियाज तो सबके पास है, हर कोई उतना मेहनती नहीं होता कि वो जो है जी जान लगा के उसका आगे बढ़ाए। तो अगर कुछ ना कुछ अटका रहेगा ना, तो बैंक की ये सोच है, या जर्नल सोच भी है, और ये कहते हैं प्रकृति का नियम ही है कि आपका अगर कुछ अटका हुआ है तो आप उसको बचाने के लिए ना पूरी जी जोर कोशिश करोगे। अगर कुछ नहीं अटका हुआ है तो स्टार्टअप क्या करते हैं, यार ये बनता नहीं नजर आ, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। और आजकल की जो यंग जनरेशन है उसके साथ ये मेजर प्रॉब्लम है। पहले वाली जनरेशन तो, आपकी जनरेशन में और हमारी जनरेशन में जैसे फर्क आया, ऐसे आज की जनरेशन जो है वो तो एक सेकंड में मूव ऑन कर जाती है। डेट फंडिंग में बैंकिंग चैनल से फंडिंग जो होती है उसमें सिक्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग वो बहुत ज्यादा वास्ट लेवल पे ली जाती है। तो दैट इज द रीजन कि 2-3 चीजें चाहिए होती हैं। अब स्टार्टअप हम उनको भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टअप फंडिंग के जो पैरामीटर्स हैं, जो हमारा सिस्टम है, देखो बैंक को आपको ना तो डेली की EMI देनी है, ना आपके बिजनेस को कैसे कंडक्ट करना है उसकी ऑपरेटिंग में इन्वॉल्वमेंट होनी है, ना बैंक को आपके डे टू डे डिसीजन की भी तरह का इन्वॉल्वमेंट देना है, ना आपके डिसीजन मेकिंग किसी भी तरह की इन्फ्लुएंसिंग चाहिए। बैंक को एक सर्टेन पैरामीटर्स पे एक डेटा चाहिए होता है, वो मंथ ऑन मंथ बेसिस चाहिए होता है, और वो भी रेयर ऑफ द, नॉट इन एवरी केस, हाँ लगभग एवरी केस बट नॉट इन एवरी केस। तो बैंक को एक सर्टेन पैरामीटर्स पे समझाना है, हर 3-4 महीने में वो विजिट करते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, गाइडेंस भी देते हैं। बट डे टू डे रूटीन में जो हमारे को वो चाहिए होती है, प्रॉब्लम आती है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग से लेके हो, चाहे वो कोई किसी भी तरह के ऑपरेशंस को एग्जीक्यूशन को लेकर हो, वो वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट फाइनेंशियल वो बहुत ज्यादा रखते हैं, बिकॉज उनका अपनी पूंजी लगी हुई है, उन्होंने अपना पैसा लगा रखा है, इंडिविजुअल फंडिंग लगा रखी होती है, तो उनको ये चीज का ध्यान रखना था कि पैसा डूब ना जाए। लेकिन बैंक से अगर पैसा मिलता है
तो एक एंड पे वो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, दूसरे एंड पे हम रेगुलर गाइडेंस देते हैं, क्योंकि हो सकता है जिस तरह का स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया है उस तरह के स्टार्टअप में हम 10-5 लोगों को फंड कर चुके हैं, तो हम वहाँ के एक्सपीरियंसेस आपके साथ साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि मैं आपके बात बिल्कुल सहमत हूँ कि स्टार्टअप को भी जो है जो फंड करने का अपना एक प्रोसीजर है बैंक्स का, और जो दूसरा मॉडल, लेकिन एक ऑप्शन उनके पास में अवेलेबल होना चाहिए। ऑप्शन तो क्योंकि शुरू से ही अगर- ज्यादा सर, अगर उनके पास ऑप्शन होगा तो जो रेशियो है डाई आउट होने की स्टार्टअप्स की, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, एक ऑप्शन है। ऑप्शन तो शुरू से ही था, लेकिन इस ऑप्शन को समझने और समझाने का लोगों को आइडिया नहीं है। लोग क्या करते हैं, स्पेशली जैसे हमारी लाइन में मैं बात करता हूँ, मैं सभी को इन्वॉल्व कर लेता हूँ। हमारी लाइन में जो बैंकर्स हैं, या बैंकर्स की बात नहीं करूँगा, इनफैक्ट जो लोन कंसल्टेंट्स हैं या फाइनेंस कंसल्टेंट्स हैं, डीएसएज हैं, लोन एजेंट्स हैं, वो ना उनका कंसेप्ट थोड़ा सा 19-20 रहता है। उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है, और वो अपना सिर्फ उनका सीमा सिर्फ लोन दिलाने तक होती है, वो उसके बियॉन्ड सोचते ही नहीं है। दैट इज वेयर वी स्टैंड आउट, जैसे आपने बताया। तो ये ऑप्शन तो शुरू से ही था। इवन मुझे ध्यान है 2000 आई थिंक 4 और 5 में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले सिर्फ होम लोन हुआ करता था। होम लोन हुआ, ठीक है, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ने काफी इज आउट किया मार्केट में, लेकिन आज की डेट में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ही बर्डन बन गया है। पहले लगता था कि जी सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक जो कमर्शियल फंडिंग में 6-7 साल की फंडिंग करते हैं टर्म लोन की, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 15 साल के लिए फंडिंग होने लग गया। लेकिन आज की डेट में जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेके बिजनेस चलाते हैं, आप उनके दिल से पूछो कॉस्ट ऑफ फंड कितनी ज्यादा हो गई है, बिकॉज ऑफ लॉन्गर टेन्योर। ठीक है, शॉर्टर टेन्योर में रिपेमेंट हैवी थी, दैट वाज द इशू। लॉन्गर टेन्योर में इंटरेस्ट फालतू है, दैट इज द इशू। इसके बीच का रास्ता क्या है? वी हैव द सॉल्यूशन, हमारी एक्सपर्टीज है, हमें काम ही ये आता है। तो फंडिंग हमेशा से अवेलेबल थी, है और रहेगी। प्रॉब्लम ये है राइट चैनल नहीं मिलता लोगों को। So we are here to give you the proper advice for complete commercial funding. We are not into any kind of पर्सनल फंडिंग, कोई होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन टाइप के लोन नहीं करवाते हैं। हम कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग ही करवाते हैं। नहीं, बिल्कुल आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल यूनिक है, और मैं समझता हूँ कि जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो एमएसएमई सेक्टर है, उसको आने वाले टाइम में इस वाले कॉन्सेप्ट को जितना ज़्यादा हम प्रोपोगेट करेंगे, जितना ज़्यादा हम लोगों तक पहुँचाएंगे, तो लोगों को एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आएगा सामने, और जो है जो भी डीएसए और लोन एजेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर में, उनसे जब एक डिफरेंट चीज़ मिलेगी तो लोग बाग उसकी तरफ में अट्रैक्टेड होंगे, और जब उनको एक एंड टू एंड सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि बराड़ साहब का अपना एक यूनिक वो है कि एंड टू एंड हम सॉल्यूशन देते हैं, एंड टिल द डिसबर्समेंट, फ्रॉम द डिसबर्समेंट टिल द रीपेमेंट जी बिल्कुल तक का जो है, जो सारा उनका जर्नी रहती है हैंड होल्डिंग की, वो एक तरह से दूसरे लोग नहीं दे पा रहे हैं। मार्केट में इश्यूज हैं सर, बहुत इश्यूज हैं। तो इसलिए जो है बहुत अच्छी बात है, और स्टार्टअप्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा बराड़ साहब से कि कुछ एक ऐसा मॉडल लेकर के आए जिससे कि हम उनके साथ में जूम मीटिंग, मैक्सिमम स्टार्टअप के साथ में जूम मीटिंग करें, अपने कॉन्सेप्ट को दें। सर वी आर डूइंग मल्टीपल मीटिंग्स होती हैं, डेली 5-7 मीटिंग्स होती हैं, और हम लोगों को समझाते हैं। जिनको समझ में आती है वो हमसे जुड़ते भी हैं, और जो जुड़ते हैं वो जुड़े रहते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे 15-15, 20-20 साल से जुड़े हुए हैं, कोई भी कस्टमर हमें छोड़ के नहीं जाता। सही बात है। जो इनकी एक टैगलाइन है, विंग्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम, तो विंग्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम ये बहुत अच्छी तरह से इंश्योर कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी थैंकफुल। दिल्ली वेल्थ ग्रुप ऑफ कंपनीज अपना बेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर में बेस्ट दे रही है, और ये हमारा सौभाग्य है कि मेगास एंटरप्राइजेस भी दिल्ली वेल्थ ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ जुड़ा हुआ है, और आने वाले टाइम में हम लोग बहुत ही क्लोजली सारी चीज़ों को जो है हम लोग करेंगे, और बहुत दोनों ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छी तरह से नेक टू नेक ग्रोथ करें। थैंक यू व्यूअर्स। आपको अगर इस पॉडकास्ट में, इस बातचीत में कुछ भी अपने काम का लगा हो तो आप जरूर मिलिए। शर्मा जी का नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और हमारा नंबर तो आप जस्ट गूगल करेंगे तो मिल ही जाएगा आपको। आप
आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके लिए हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आपके बिजनेस के लिए हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा, हम सिर्फ फाइनेंसिंग नहीं करवाते हैं, हम एक्चुअल में आपके बिजनेस के लिए आपकी कोर एक्टिविटीज़ के हिसाब से फंडिंग करवाने के साथ साथ उसके लिए मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यू एडिशन देते हैं जो आपको मार्केट में नहीं मिलता है। इसलिए एक बार जरूर हमसे मिलिए। थैंक यू वेरी मच।